टीएनसी ना होता तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मैंने जब नॉर्सेट 8 दिया था, सच बोलूं तो मैं कहीं से भी प्रिपरेशन नहीं दिया था। ना टीएनसी में टेस्ट देती थी, ना मैंने पढ़ रखी थी, मेरा उतना भी कुछ प्रिपरेशन नहीं था। सभी दोस्त थे वो मुझे एक ही नाम रिकमेंड कर रहे थे कि टीएनसी डाउनलोड कर लो, वहां पर टेस्ट आती है, टेस्ट दे दो। नॉर्थ डेट में मेरा प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो पाया, मेरा कुछ परसेंट ऐसे रह गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदेश कुमार। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर, अब की बार प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ तो क्या अगली बार हम प्रीलिम्स और जो मेंस है वो दोनों क्लियर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसा स्टूडेंट जुड़ा है जिसका पिछले नोटसेट 8 के अंदर जो प्रीलिम्स है वो भी क्लियर नहीं हुआ था। अब की बार इन्होंने न सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस तो क्लियर किया ही, जो रैंक जो प्राप्त किया है वो 97 रैंक प्राप्त की है। और आप सबको पता है कि नोटसेट के अंदर 97 रैंक प्राप्त करना कितना कठिन कार्य है आज के टाइम में। इतनी अच्छी जो रैंक है वो उन्होंने प्राप्त की है। तो आज हम रूमी से बात करेंगे और रूमी से जानेंगे कि उनकी क्या स्ट्रेटजीज रही थी, क्या डिफरेंसेस रहे थे पिछले नोट सेट में और इस नोट सेट में। जो पिछली बार प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ और अब की बार इन्होंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों जो एग्जाम है वो क्लियर किए हैं। तो रूमी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको ढेर सारी बधाइयाँ कि आपने इतनी जो अच्छी जो रैंक है वो प्राप्त की है। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले तो थैंक यू देना चाहती हूँ टीएनसी टीम को, क्योंकि अगर टीएनसी ना होता तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मैंने जब नॉर्सेट 8 दिया था, सच बोलूं तो मैं कहीं से भी प्रिपरेशन नहीं दिया था। ना टीएनसी में टेस्ट देती थी, ना मैंने पढ़ रखी थी, मेरा उतना भी कुछ प्रिपरेशन नहीं था। तो नॉर्सेट 9 में मुझे लगा कि मुझे अब ये सीरियसली देना है। तो सभी दोस्त थे वो मुझे एक ही नाम रिकमेंड कर रहे थे कि टीएनसी डाउनलोड कर लो, वहां पर टेस्ट आती है, टेस्ट दे दो बस रोज का। तो मैं एक जॉब करती थी। मैं पढ़ाई से पूरी डिटैच नहीं थी, पर जॉब के साथ नॉर्सेट का प्रिपरेशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। तो मैंने जॉब छोड़ दिया, और जो 2 मंथ मेरे पास था प्रीलिम्स के पहले, मैंने हर दिन टीएनसी में टेस्ट दिया। और मैंने तो सर का तो एडवांस सीरीज भी देखा। मैं पूरी नहीं कर पाई, पर हाँ, जो जो इम्पोर्टेंट वीडियो था, हाई टॉपिक्स जो भी सर डिस्कस कर रखे थे, मैंने वो सब देखा, एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट। मैं रूमी ये भी चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए कि आप कहाँ से हो, कौन सी कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, उन सब के बारे में, ताकि बाकी के आपके जो जूनियर्स हैं वो भी इससे मोटिवेट हों। हाँ सर। सर, मैं बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करा हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो मैंने बीएससी नर्सिंग 2019-2023 का बैच हूँ। मेरा कॉलेज था बरहमपुर में, मुर्शिदाबाद। अ, मेरा कॉलेज का नाम था गीताराम कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो मैंने जब मेरा कॉलेज कंप्लीट कर लिया, फिर मैंने जॉब के लिए मैं जॉब ढूंढने लगी। इसके बाद मैंने जॉब में ज्वाइन किया, जो मैं वर्धमान में थी, कल्पना इंस्टीट्यूट में। मैं एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर जॉब कर रही थी। तो तभी मैंने नॉर्सेट 8 भी था, तो नॉर्सेट 8 में अपेयर हुई, नॉर्सेट 7 में मैं नहीं अपेयर हुई। और नॉर्सेट 8 में मेरा प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो पाया, मेरा कुछ परसेंट ऐसे रह गया था। फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी 2 मंथ के लिए, और नॉर्सेट 9 में अपेयर हुई थी। ओके रूमी, मैं ये चाहता हूँ कि आप सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या मानते हो कि पिछली बार जो आपका जो प्री है वो भी क्लियर नहीं हुआ, आपकी बार आपने प्री और मेंस क्लियर करके इतनी अच्छी जो रैंक है वो प्राप्त की है। तो अपने जो छोटे जो भाई बहन हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो एस्पिरेंट्स हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे कि क्या करना चाहिए उनको कि ताकि उनका भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हों और उनकी जो रैंक है वो अंडर हैंडेड आए। सर, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि देखिए, आजकल मतलब यूट्यूब खोले जो भी बहुत रिसोर्सेज है। मेरा यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन था, मैं कहाँ पर जाऊँ, इतना रिसोर्सेज अवेलेबल है ना कि हम डिसाइड नहीं कर पाते जे हमको क्या करना चाहिए। तो मैं सबको एक सजेशन जरूर दूंगी, मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे मत जाओ, कुछ एक को आप
सिलेक्ट कर लो। अगर आप कोचिंग लेते हो तो आप सर, आपको जो सर है तो वो अच्छे से पढ़ाते हैं, सब अच्छे से पढ़ाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई मतलब कोई कम है, नहीं, कोई नहीं है, सब अच्छे से पढ़ाते हैं। आप रिलायबल सोर्स ले लो और एक ही लो, उसे अच्छे से फॉलो करो। मैंने टीएनसी में टेस्ट दिया और मैं सच बोलूं कि मैं किसी और मतलब किसी और रिसोर्स के पीछे नहीं भागी। बहुत सारे रिसोर्स थे, सब कह रहे थे ये अच्छे हैं वो अच्छे हैं, बहुत सजेशन भी आते हैं यूट्यूब जब हम ओपन करते हैं। पर मुझे लगता है एक रिसोर्सेस लो, उसे ही अच्छे से पढ़ो, बस, तो हो जाएगा। मतलब मेहनत करो तो हो जाएगा। वेरी गुड। आपने बताया कि आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हो। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि आप जैसे कि मतलब टीएनसी की वीडियो देखते हो तो आप, मैं यही कहूँ आपको, और जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी टीचर अच्छा लगता है, पहली चीज होती है उसके ऊपर ट्रस्ट करना। तो ट्रस्ट जरूर करो, क्योंकि आप अगर किसी भी बुक के ऊपर, किसी भी टीचर के ऊपर अगर आपने ट्रस्ट नहीं किया तो आप उस चीज को पढ़ ही नहीं सकते हो। कभी भी आपसे पढ़ाई होगी ही नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये गलत है, वो गलत पढ़ा रहे हैं, तो ये है। तो हमारा जो माइंड है वो उस प्रकार से नहीं पढ़ पाएगा। आपको बिल्कुल आंखें बंद कर कर ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी आप अपनी जिंदगी के अंदर सक्सेस हो सकते हो। तो अभी मैंने रूमी बुक्स की बात की, तो मैं भी आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए अभी तक। सर, मैं सच बोल रही हूँ, मैं मिशन परिचरिका ले आई थी, वहां से मैं थोड़ा सा थ्योरी देखा था, क्योंकि मेरा थ्योरी में मैं वो फर्स्ट ट्रैक का जो वीडियो है एडवांस सीरीज का है, मैं उसे मिक्सचर करके मेरा थ्योरी मैं खुद प्रिपेयर करी थी। और मिशन परिचरिका से भी मैंने हेल्प लिया था। और मैंने पीआर यादव का जो एमसीक्यू बुक है वो मैंने फुल कंप्लीट किया था। पर मैं सच बोलूं, मैंने कभी एनसीईआरटी नहीं छुआ, कभी नहीं छुआ मैंने एनसीईआरटी। क्लेक्स एंड क्लेक्स। मैंने बस इतना ही, हाँ एन वो, हाँ एन सॉरी सर, एनक्लेव्स, हाँ। ओके ओके। मैंने कभी एनक्लेव्स, हाँ कभी एनक्लेव्स कंप्लीट नहीं किया, मतलब नहीं पकड़ा एनक्लेव्स। तो मैंने बस इतना ही फॉलो किया, वो एडवांस सीरीज का फॉलो किया था, और मेरा पास जो नोट था वही। और मिशन परिचरिका से मैं थोड़ा हेल्प लिया था, वहां से जो जो था इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं वही पढ़ के गई थी। ओके डियर। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम जब टेस्ट देते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कैसे टेस्ट देते थे। कि मतलब कि एक तो बच्चे क्या करते हैं कई बार कि जैसे पास में बुक्स रख ली, फिर बुक में खोल कर टेस्ट को देख रहे हैं, बीच में खाना खाने लग गए, पानी पीने लग गए, फिर चले गए। तो आप एकदम ऐसे टेस्ट देते थे या एक बिल्कुल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में देते थे कि मुझे टेस्ट देना है तो उस समय मैं सिर्फ टेस्ट ही दूंगी। हाँ सर, मैं बिल्कुल कंट्रोल एनवायरनमेंट में देती थी। मैं सोचती थी कि मैं रियल टेस्ट देने बैठी, तो मैं वैसे ही पूरा टेस्ट देती थी। मतलब मैं पहले सो जाती थी, फिर पूरा एकदम पानी के बोतल में पास में रहती थी ताकि मुझे बीच में उठना ना पड़े। फिर मैं एकदम सब बंद कर देती थी और वैसे मैं टेस्ट देती थी। मैं कोई बुक मुक नहीं रहता था मेरे पास में, मैं सोचती थी मैं रियल टेस्ट दे रही हूँ, जैसे वहां पर होता है वैसे ही। ओके डियर, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बच्चों को भी हमेशा ये कहता रहता हूँ कि आप कभी भी टेस्ट दो ना, तो बिल्कुल कंट्रोल एनवायरनमेंट में दो। आप बुक खोल कर बीच में देखोगे, वहां पर तो आपको ऐसा मिलेगा नहीं। फिर आप कहोगे कि सर वहां पर डर लगने लग गया था हमें तो, क्योंकि यहाँ पर आप पूरा डर निकाल दो अपना। बिल्कुल ऐसे टेस्ट दो आप जिसमें आपको ऐसा लगे कि हम तो एग्जाम के अंदर ही टेस्ट दे रहे हैं ना। तो उससे क्या होगा कि आपका जितना भी जो डर है ना, वो बिल्कुल वो डर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब मैं रूमी ये चाहता हूँ कि आप टेस्ट के बाद में जो एनालिसिस करते हैं हम, कि कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, क्या गलत हुए, फिर उसके बाद में हम उनको लिखते हैं, तो ये कैसे करते थे आप और कितना टाइम लेते थे इसमें? सर क्योंकि मैं, हाँ सर, मेरा 1 घंटा रहता था। मतलब आफ्टर टेस्ट मैं 1 आवर लेती थी। मैं अच्छे से पूरा रिव्यू करती थी, क्या क्या मुझे नहीं आया मैंने छोड़ दिया, क्या मुझसे गलती हुई है, कितना गलती हुई है, कितना सब्जेक्ट में, कौन सी सब्जेक्ट में कितना गलती हो रहा है। मेरा एक मिस्टेक बुक था, मैं हर एक सब्जेक्ट का पार्टीशन था, तो मैं वहां पर मेरी गलती हर रोज लिखती थी। तो आफ्टर उसके बाद मैं वो जो जो टॉपिक में मेरा कंफ्यूजन था वो मैं फिर से पढ़ लेती थी, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये मैं रोज करती थी, जब भी टेस्ट देती थी तभी वो रोज करती थी। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप टेस्ट देते हो और अगर आप उसको एनालिसिस नहीं करते ना, तो कोई फायदा नहीं होता है टेस्ट देने का। क्योंकि मान लो आपको क्वेश्चंस गलत है और आपने देखा ही नहीं कि इनका सही आंसर क्या है, क्यों मैंने गलत किया, और कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानना चाहता हूँ कि जो कि मैं मानता हूँ, मैं मेरी तरफ से, कि इससे बेस्ट कोई चीज नहीं होती है, और वो होता है रिवीजन। अगर बच्चे रिवीजन नहीं करते तो वो बच्चे सेलेक्ट हो ही नहीं सकते हैं।
तो मैं आपकी रिवीजन जो स्ट्रेटजीज हैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप कैसे रिवाइज करते थे, कि मतलब आज ये पढ़ रहे हैं तो पिछला जितना भी जो चीज़ आज तक हमने पढ़ा है तो आप उनको कैसे साथ लेकर चलते थे, रिवीजन कैसे करते थे आप? सर मैं रिवीजन करने के लिए, हमारा मेजर सब्जेक्ट तो 6 है, तो मैं कोशिश करती थी एक दिन में 3 सब्जेक्ट का मैं जितना भी हो सके रिवीजन कर दूं। मतलब मैं रोज रिवीजन करती थी, ऐसा नहीं कि मैं एक दिन रिवीजन छोड़ देती। मैं 3 3 सब्जेक्ट कर कर ऑल्टरनेटिव डेज पे रिवीजन करती थी, और उसके साथ माइनर सब्जेक्ट, प्रीलिम से पहले मैं माइनर सब्जेक्ट भी देखती थी और थोड़ा नॉन नर्सिंग भी देखती थी उसके साथ। ओके। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता और वो नॉन नर्सिंग के कारण भी नहीं होता है, तो आप नॉन नर्सिंग के लिए कुछ अलग करते थे या जस्ट टेस्ट देते थे या कुछ आप और कुछ भी पढ़ते थे? तो आप नॉन नर्सिंग के लिए क्या स्ट्रेटजीज थी आपकी? सर नॉन नर्सिंग के लिए मैंने कुछ अलग नहीं किया। टीएनसी में जो क्वेश्चन आता था मैं वो राइट डाउन करती थी एक अलग अलग बुक में। जो मैथ्स आता था वो भी मैं अलग बुक में लिखती थी। और मेरा टीएनसी की एमसीक्यू बैच का सब्सक्रिप्शन था, तो मैं वहां से देख लेती थी। वहां से मुझे मैथ भी समझ आ जाता था। और ऐसे तो जनरल नॉलेज तो वो तो हमें रटना पड़ता है, वो मैं देख लेती थी वहां से। मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया नॉन नर्सिंग के लिए। ओके डियर। एक मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल जो एग्जाम का जो पैटर्न है ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे कि पहले नोट सेट 6 से पहले ऐसा होता था कि एनेस्थीसिया से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते थे, कम्युनिटी के जो नई नई जो चीज़ें हैं वो नहीं आती थी, कम्युनिटी इतनी टफ भी नहीं आती थी, कम्युनिटी के नए नए प्रोग्राम्स आने लग गए। इसके अलावा फोरेंसिक मेडिसिन से रिलेटेड भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछने लग गए हैं, आईसीयू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आने लग गए हैं, ट्रोमा से रिलेटेड आने लगे। तो इनके लिए आपने क्या किया, कुछ अलग से क्या स्ट्रेटजीज अपनाई आपने इनके लिए, क्या करते थे आप? सर देखिए, मतलब हम तो हमारी तरफ से पढ़ जाते हैं ना, पर एक्चुअल में टेस्ट में कैसा आता है वो आप अगर टेस्ट दे तो ही आपको समझ आता है। मतलब मैंने पहले भी कहा कि मैंने एक टॉपिक पढ़ रखा है, पर उससे टेस्ट में कैसे क्वेश्चन आता है जब तक ना आप टेस्ट में अपेयर नहीं होते तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तो मैं कहूंगी कि टीएनसी में जैसा क्वेश्चन आता है वो एकदम एकदम नॉर्सेट की पैटर्न में ही है। तो मुझे उससे क्या हुआ, मुझे उससे बहुत हेल्प मिला कि मुझे कहाँ पर जोर देना है, कहाँ पर मैं और भी फोकस करूँ। ये मुझे समझ आया टीएनसी की टेस्ट देने से, टेस्ट देने से। तो वो मैं वहीं से समझ पाई। और मेरा और कोई गाइडर नहीं था, मतलब मुझे और कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैं वही टेस्ट देती थी, मैं एनालाइज करती थी, तो मुझे पता चलता कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जो नया जो पैटर्न है उसके लिए आप क्या करते थे? नया जो पैटर्न जो आया है, एनेस्थीसिया के क्वेश्चंस आने लग गए पॉइजनिंग के लिए, उनके लिए आपने क्या किया? सर नया पैटर्न के लिए जब मैं टेस्ट देती थी टीएनसी के पैटर्न एकदम सेम होते हैं। मतलब मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने टेस्ट दिया वही क्वेश्चन सेम रिपीट आए। तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग टेस्ट दीजिए, तो उसी से ही आपको पैटर्न मालूम आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना बहुत जरूरी है, पर उसके साथ रेगुलर टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है नया पैटर्न को समझने के लिए। ओके डियर। एक मैं ये चाहूंगा कि आप बच्चों को बताओ कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे प्रीलिम्स में और मेंस में, और कितने आपके सही हुए हैं उनमें से। आप हाँ देख के सर, भी मैंने देख के भी बता सकते हो, हाँ, देख कर बता सकते हाँ हो। प्रीलिम्स में मैं सर 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। उसमें से मेरा 66 राइट गया था और 20 गलत गया था। ओके। हाँ, तो एंड सर मेरा 97 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आया था। ओके डियर। और और मेंस? उसके बाद हाँ सर, मैं मेंस में मैं थोड़ा ज्यादा अटेंड करके आई थी। मैं 151 अटेंड किया था। उसके अंदर मेरा 120 राइट था और 31 रॉन्ग था। ओके डियर। प्रिपरेशन के दौरान कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार मेरा तो नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूं, मतलब कि हम बर्न आउट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि सिलेबस इतना सारा है कैसे करूं। तो आपको भी कई बार ऐसा लगता होगा प्रिपरेशन करते समय, तो आप उससे कैसे बाहर निकलते थे? हाँ जी सर, अगर आप सच में चाहते हो ना कि मुझे इस जगह पर जाना है, तो आपको मतलब कोई और दूसरा बाहर से मोटिवेशन नहीं चाहिए होगा। अगर आप खुद से मोटिवेटेड हो, अगर आप जानते हो हाँ मुझे ये करना है, तो आप करोगे। मतलब बाहर की कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। ओके डियर, खुद का सेल्फ मोटिवेशन है वो बहुत जरूरी है। आपको एक हाँ आपके बहुत जरूरत है।
रीजन होने चाहिए कि हाँ मैं क्यों ये तैयारी कर रहा हूँ, मुझे क्यों सक्सेसफुल होना जो है वो मुझे जरूरी है। एक मैं चाहता हूँ कि रूमी, बहुत सारे आपके छोटे भाई बहन हैं जो जूनियर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि रूमी का जो शेड्यूल था वो क्या था, कैसे उन्होंने मतलब सुबह उठकर कैसे वो तैयारी करते थे। सर मैं सुबह उठ के पढ़ने बैठती थी, मतलब मैं 5:30 बजे उठ जाती थी, 5:30 के अराउंड। और मैं 6 AM के अराउंड में पढ़ने बैठ जाती थी। फिर मैं उठती थी, मतलब मैंने कभी ना काउंट नहीं किया मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ। मेरा जब ब्रेकफास्ट का टाइम होता था मैं उठती थी, उसके बाद मैं फिर से पढ़ने लगती थी। ऐसा पढ़ना चलता था। जब फिर से मैं लंच करने जाती थी, और लंच करने के बाद थोड़ा सा पढ़ने के बाद फिर मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट लेती थी, जस्ट 1 घंटे के लिए रेस्ट लेती थी। मेरा अलार्म लगा हुआ था, तो जब ये अलार्म बजता था मैं उठकर टेस्ट देने स्टार्ट कर देती थी। उसके बाद एनालिसिस करती थी, और थोड़ा सा स्नैक्स का ब्रेक लेकर मैं फिर से पढ़ती थी। मैं 12 तक पढ़ती थी, फिर सो जाती थी। फिर सुबह वही, ओके डियर। मतलब ये मैंने 2 मंथ तक लगातार किया है। अब मैं चाहूंगा कि आप जो अपना जो अपनी जो सक्सेस है वो अपने किसी भी फैमिली मेंबर, अपने दोस्त किसी का भी नाम लेना चाहो, ताकि उनको ये जब ये वीडियो आप भेजो तो उनको खुशी हो, तो आप ले सकते हो। हाँ सर, मेरा एक छोटा बहन है। वो मुझसे 6 ईयर की छोटी है, तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है ये जर्नी के दौरान। मेरा मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं, मतलब उन्हें मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैंने जब कहा कि मैं जॉब छोड़ दूंगी, तो मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है तुम छोड़ दो, मतलब ऐसे ही उनकी सपोर्ट की वजह से ही मैं इतना दूर आ सकती। तो ओ- अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो नहीं होता। और मैं फिर से कहूंगी कि मैं जितनी बारी बोलूं, टीएनसी का, मतलब टीएनसी का बहुत बहुत शुक्रिया। टीएनसी का जो टेस्ट पेपर था वो देखकर ही मतलब मेरा अंदर ये इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं रियल टेस्ट में अपेयर हो सके। मतलब वहां पर मेरा एंजाइटी बहुत कम था, क्योंकि मैं रेगुलर टेस्ट देती। तो टीएनसी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डियर। आप हमारे साथ जुड़े, आपने बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं उसमें वो काम आएंगी, उनकी प्रिपरेशन के अंदर काम आएंगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएं और बहुत ऊंचाइयां जो हैं वो प्राप्त करें, जो भी आप भगवान से मांगे वो आपको मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।